जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली अपडेट आ रही है दोस्तों भारत के भरोसेमंद फाइटर जेट मिराज 2000 को लेकर। अभी कहा जा रहा है कि यह फाइटर जेट ज्यादा समय तक सर्विस में रह सकता है। रिपोर्ट्स बताती है कि इंडियन एयरफोर्स अब इस फाइटर जेट को 2035 की जगह लगभग 2038 तक ऑपरेट करने का विचार कर रही है। हालांकि इसका कारण किसी फाइटर जेट की कमजोरी नहीं है, बल्कि नए फाइटर जेट्स के आने का समय। आने वाले वर्षों में दोस्तों आप सब जानते भी हैं कि भारत को नए रफाल और स्वदेशी तेजस मार्क 2 मिलने वाला है, लेकिन इनकी डिप्लॉयमेंट में टाइम लगेगा। और इसी बीच जो पुराने स्पेक्टर, जागवार और मिग 29 यूपीजी जैसे विमान हैं वो धीरे धीरे रिटायर होंगे। ऐसे में स्क्वाड्रन की संख्या और ताकत को बनाए रखने के लिए मिराज 2000 को कुछ सालों तक सर्विस में रखा जा सकता है। खास बात यह है कि डासो एविएशन भी इन फाइटर जेट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स और तकनीक की सहायता जारी रखने के लिए भी तैयार हो गया। बात साफ हो जाती है दोस्तों, मिराज 2000 का ये जो सर्विस का विस्तार है वो भारत का एक स्ट्रैटेजिक फैसला है, ताकि जब तक नए फाइटर जेट्स नहीं आएंगे तब तक हमारी हवाई ताकत मजबूत बनी रहे। फिलहाल वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताइएगा। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी निगरानी और ड्रोन क्षमता को मजबूत करने का बड़ा फैसला ले लिया और अब भारत इजराइल से हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ये एडवांस यूएवी भारत में ही बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये खरीद आपातकालीन प्रावधानों के तहत की जा रही है, ताकि सेना को जल्द से जल्द आधुनिक ड्रोन मिल सके। खास बात यह है कि अब तीनों ही सेनाएं यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इस ड्रोन को अपनाने की योजना बना रही है। ये ड्रोन दोस्तों इजरायली कंपनी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने डेवलप किया है और ये मेल कैटेगरी का ड्रोन है। इसकी क्षमताओं की बात की जाए तो ये 48 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, 35,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और 150 नॉट की स्पीड है इसकी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सेटकॉम टेक्नोलॉजी की वजह से ये बहुत लंबी दूरी से ऑपरेट किया जा सकता है। यही वजह है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल खास तौर पर चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर लंबी दूरी की निगरानी के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर ये योजना आगे बढ़ती है और भविष्य में इन ड्रोन्स का भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलता है तो इससे न केवल हमारी डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही दोस्तों भारत प्रोजेक्ट चीता के तहत अपने पुराने हेरॉन ड्रोन को भी अपग्रेड कर रहा है, ताकि उनकी निगरानी और स्ट्राइक क्षमताओं को और बेहतर बनाया जा सके। मतलब साफ है कि हेरॉन मार्क 2 की नई खरीद और भारत में इनका निर्माण ये बात दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि इन हथियारों की टेक्नोलॉजी को हासिल कर रहा है। भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी दोस्तों न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने अपने नए स्ट्राइक ड्रोन शेषनाग 20 लॉइटरिंग मिशन का फ्लाइट टेस्ट किया है और इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी की है। बता दें कि ये जो शेषनाग 20 है ये कैनिस्टर से लॉन्च होने वाला लॉइटरिंग मिशन है, जिसे सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया। ये ड्रोन 1 घंटे तक हवा में रह सकता है और 30 किलोमीटर तक दूर अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। इसमें 5 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगाया गया है, जो कि दुश्मन के रडार, उनके आर्मर्ड व्हीकल्स और लॉजिस्टिक ठिकानों को सटीकता से खत्म कर सकता है। और सबसे खास बात यह है कि ये स्वाम हमले भी कर सकता है, जिसमें कि कई ड्रोन मिलकर दुश्मन के एयर डिफेंस को भ्रमित कर सकते हैं। और ये सिस्टम दोस्तों भारत के शेषनाग ड्रोन फैमिली का हिस्सा है, जिसमें कि सबसे लंबी दूरी वाला शेषनाग 150 है, जिसका हाल ही में आपने वीडियो भी देखा था। मतलब दोस्तों शेषनाग जैसा जो हमारा खुद का स्वदेशी लॉइटरिंग मिशन है वो भारत की सेना को फ्यूचर वॉर में सटीक, तेज और कम लागत वाले हमले करने की नई ताकत देगा। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा एक और अपडेट लॉइटरिंग मिशन को लेकर ही आ रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड करीबन 1000 किलोमीटर रेंज वाला नया लॉइटरिंग मिशन डेवलप कर रही है और इस प्रोजेक्ट में इस कंपनी के साथ नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी भी काम कर रहा है। ये जो ड्रोन है दोस्तों उसी कैटेगरी में आता है, जिसमें कि शायद 136 है। लॉइटरिंग मिशन आप सब जानते हैं लंबे समय तक हवा में मंडरा सकते हैं और सही समय पर अपने टारगेट को खत्म कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इस कंपनी के अलावा और भी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी कि न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी भी अपने शेषनाग 150 और इनकी फैमिली को आगे एक्सटेंड कर रही है। तो दूसरी तरफ वेम टेक्नोलॉजी का भी चेसर ड्रोन आ रहा है। इन सभी हथियारों की खासियत यह है कि ये क्रूज मिसाइल से काफ़ी सस्ते हैं, लेकिन बड़े हमले करने में सक्षम है। दोस्तों नो डाउट ये सारी जो परियोजनाएं चल रही हैं वो सफल होंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस पर पूरा फोकस करके रखी हुई हैं। और इससे दोस्तों न सिर्फ भारत की मिलिट्री पावर बढ़ेगी, बल्कि भारत ग्लोबल ड्रोन मार्केट में भी एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। वही दोस्तों घातक यूकैफ को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि घातक को डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। ये 13 टन वाला स्टेल्थ ड्रोन है, जिसमें कि 80 से 90% तक कंपोजिट मटेरियल लगाया जा रहा है और खास तौर से दोस्तों इस पर कार्बन फाइबर प्रीपेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि दोस्तों ये जो घातक है वो हल्का भी रहेगा और मजबूत भी। इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन है, मतलब रडार में ये दिखाई नहीं देगा आसानी से, क्योंकि इसमें दोस्तों ट्रेडिशनल टेल और फ्यूजलाज नहीं है। मतलब ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर घुसकर भी डीप स्ट्राइक मिशन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये ड्रोन अपने इंटरनल वेपन बे में 1.5 टन तक के हथियार ले जा सकता है। और इंटरनल वेपन बे का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस यूकैफ का जो स्टेल्थनेस है वो बनी रहेगी। और साथ ही दोस्तों इसमें फाइबर ऑप्टिक सेंसर बेस्ड
स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जो कि उड़ान के दौरान इस यूकैफ की मजबूती और किसी भी नुकसान की जानकारी तुरंत देगा। बताया जा रहा है कि दोस्तों फ्यूचर में भारत करीबन 60 घातक यूकैफ खरीदने की योजना बना रहा है और इसके डेवलप हो जाने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होगा जिनके पास स्वदेशी स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन टेक्नोलॉजी है। और एक और अपडेट दोस्तों इसी चीज़ को लेकर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान हमारे इस प्रोग्राम पर बहुत करीबी से नज़र बनाए हुए है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आगे ये जो हमारा यूकैफ है वो डासो, राफेल और Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट के साथ मिलकर ऑपरेशंस कर सकता है। अब दोस्तों एक और बड़ी चिंताजनक खबर सामने आई है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने वाला है और पहले तो इसे लेकर कई सारी अपडेट्स आती थी जब हूतीज जो थे वो MQ-9 रीपर को खत्म कर रहे थे। लेकिन दोस्तों MQ-9 रीपर ड्रोन जिस तरीके से मार गिराए जा रहे हैं वो एक टेंशन का सबक बन रहे हैं, क्योंकि इन ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, खुफिया जानकारी और हमलों के लिए किया जाता है। और इसी फैमिली का सबसे एडवांस ड्रोन है MQ-9B स्काई गार्डियन और MQ-9B सी गार्डियन, जिन्हें भारत खरीद रहा है। 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए भारत ने समझौता किया है। लेकिन दोस्तों ये ड्रोन काफ़ी महंगे हैं, काफ़ी स्लो चलते हैं और सबसे बड़ी बात, कहीं पर अगर किसी दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है तो इन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए भारत में भी एक बहस छिड़ चुकी है कि अगर आपने मन बना ही लिया है इन विदेशी ड्रोन को खरीदने का, तो भैया इन ड्रोन्स को स्कॉट करने के लिए हमें स्वार्म ड्रोन्स इनके आगे पीछे ऑपरेट करने होंगे, जो कि सस्ते होंगे। मतलब ये जो स्वार्म ड्रोन्स होंगे वो दुश्मन के रडार को भ्रमित करेंगे ताकि इस महंगे महाशय की जो है वो रक्षा की जा सके। हालांकि आप सब जानते हैं भारत की कंपनियां पहले से लॉइटरिंग म्यूनिशंस और स्वार्म ड्रोन्स को डेवलप कर रही है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये बजट पर तो असर डालेगा ही। और खुद ही दोस्तों ये ड्रोन इतना सुरक्षित नहीं है कि इतना पैसा लगाने के बावजूद भी इसका आउटपुट जो है वो अगर हमें नहीं मिला तो ये वाकई में हमारे लिए टेंशन की बात होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये हमारे नौसेना के लिए बेहतर है, ISR मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसका इस्तेमाल जंग में करेंगे तो नुकसान होना भी तय है। फिलहाल आपकी दोस्तों क्या राय है इस महंगे महाशय को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। दूसरी तरफ दोस्तों भारतीय सेना ने भविष्य की जंग के लिए अपना एक बड़ा रोड मैप जारी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 नाम का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसका लक्ष्य 2027 तक भारतीय सेना को एक हाईटेक, मल्टी डोमेन और पूरी तरह इंटीग्रेटेड फोर्स बनाया जाना है। इस विजन के तहत दोस्तों कई नई क्षमताएं डेवलप की जाएंगी, जैसे कि स्पेस कमांड, साइबर कमांड, ड्रोन फोर्स और डेटा और कॉग्निटिव वॉरफेयर यूनिट्स। मतलब भविष्य की जंग में दोस्तों सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि ड्रोन, AI, साइबर हमले और स्पेस टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण रोल होगा। इस योजना में दोस्तों सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भरता को फोकस किया गया है, स्वदेशी तकनीक को जोड़ दिया गया है और प्राइवेट और जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ सहयोग पर जोर दिया गया है। और ये विजन दोस्तों डेफिनेटली सफल होगा और 2047 तक दोस्तों भारत की सेना दुनिया की सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत सेनाओं में शामिल होगी। दोस्तों वहीं DRDO और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज ने मिलकर एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसे रोबोटिक स्किन या फिर टेक्सटाइल स्किन कहा जाता है। ये सेंसर्स दोस्तों इंसानी त्वचा की तरह काम करते हैं। मतलब अब रोबोट किसी प्रेशर, स्पर्श या फिर सतह की बनावट को महसूस कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी में फ्लेक्सिबल सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें रोबोटिक हाथ, ड्रोन या फिर कृत्रिम अंगों पर लगाया जा सकता है। ये सेंसर्स बार बार मुड़ने या दबाव पड़ने पर भी अपनी संवेदनशीलता नहीं खोते हैं। इनका इस्तेमाल दोस्तों भविष्य में बम निष्क्रिय करने वाले रोबोट, घातक सैन्य मिशनों में काम करने वाली मशीनें और सैनिकों के लिए एडवांस आर्टिफिशियल अंग बनाने में किया जा सकता है। ये तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है, जो कि भारत को रोबोटिक्स और बायोनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। आप समझिए दोस्तों, अगर मशीनें इंसानों की तरह महसूस करने लगे तो भविष्य की रोबोटिक टेक्नोलॉजी और भी स्मार्ट और सुरक्षित बन सकती है और भारत इस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों एक बड़ी बात कही है, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। उन्होंने कहा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो प्रहार किया था उससे वहां भारी तबाही मच गई। लेकिन इस बार दोस्तों उन्होंने एक चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा भारत के खिलाफ ऐसी हरकत करने की कोशिश हुई तो जवाब इतना कड़ा होगा कि दुश्मन अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। इवन दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने इस ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया, उसकी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित की गई है और इससे भारत की मिसाइल निर्माण क्षमता और भी मजबूत होगी। यानी कि दोस्तों ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये भारत की तेज, सटीक और शक्तिशाली जवाब देने की क्षमता का प्रतीक बन चुकी है।
पैच वहीं दोस्तों इसरो ने अपने एक पावरफुल CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया। ये परीक्षण इसरो प्रपल्जन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में किया गया, जहां इंजन को 22 टन थ्रस्ट पर करीबन 165 सेकंड तक चलाया गया। और यही इंजन दोस्तों भारत के भारी रॉकेट LV-M3 के ऊपरी क्रायोजेनिक स्टेज को पावर देता है। और इस नए अपग्रेड के बाद LV-M3 रॉकेट भविष्य के मिशनों में ज्यादा भारी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम होगा। ये टेक्नोलॉजी खासतौर पर दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण गगनयान मिशन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी कि दोस्तों CE-20 इंजन का ये जो टेस्ट है वो ये बताता है कि भारत काफी तेजी से स्वदेशी और पावरफुल स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। वही दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के वैज्ञानिकों ने छोटे सैटेलाइट्स के लिए प्लाज्मा थ्रस्टर चलाने वाला स्वदेशी पावर सिस्टम डेवलप किया। दोस्तों प्लाज्मा थ्रस्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो प्लाज्मा थ्रस्टर है ये एक छोटा लेकिन एक पावरफुल प्रपल्जन सिस्टम होता है, जो कि प्लाज्मा के छोटे छोटे विस्फोट से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में दिशा बदलने और कंट्रोल करने में मदद करता है। अब तक छोटे सैटेलाइट्स के लिए हल्का और कम बिजली खर्च करने वाला सिस्टम बनाना काफी चैलेंज था, लेकिन IIT मद्रास का ये नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कम ऊर्जा में ज्यादा कुशल तरीके से प्लाज्मा पल्स को कंट्रोल कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से दोस्तों जो छोटे सैटेलाइट्स हैं वो अपनी कक्षा को बदल सकते हैं, दूसरे सैटेलाइट से टकराने से बच सकते हैं और मिशन खत्म होने पर सुरक्षित तरीके से डीऑर्बिट भी हो सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह स्वदेशी है। दोस्तों मिडिल ईस्ट में संघर्ष करवाकर अमेरिका भले ही अपना कॉलर ऊपर कर रहा है, लेकिन उसको अब एक बड़ा झटका लगा। कुछ रिपोर्ट सामने आई जो बताती हैं कि बोइंग KC-135 जो एयरक्राफ्ट है वो इराक के पश्चिमी इलाके में दुर्घटना का शिकार हो गया। और ये एयरक्राफ्ट दोस्तों हवा में दूसरे फाइटर जेट्स को ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस बात का कंफर्मेशन दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने भी कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना दुश्मन के हमले या फिर फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुई, बल्कि किसी और कारण से हुई है जिसकी जांच जारी है। दोस्तों KC-135 में आमतौर पर पायलट, को-पायलट और एक बूम ऑपरेटर होता है, जो कि उड़ान के दौरान दूसरे एयरक्राफ्ट में ईंधन भरता है। और ये विमान कई दशकों से अमेरिकी एयर ऑपरेशनों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी से शुरू हुए इस जंग के बाद ये मध्य पूर्व में अमेरिका का चौथा एयरक्राफ्ट का नुकसान माना जा रहा है। यानी कि दोस्तों लगातार एयरक्राफ्ट की दुर्घटनाएं और बढ़ता हुआ टेंशन दिखाता है कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष अब और भी जटिल और खतरनाक हो सकता है। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर उनके बंदरगाहों पर अटैक करने की कोशिश की तो वो अमेरिका के सहयोगियों के गैस और तेल की जो फैसिलिटीज है उनको खत्म कर देगा। इसके अलावा भारत की स्पेस टेक स्टार्टअप ऑर्बिट एड एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट को वहीं पर डॉक करके फ्यूल भरा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों भारत सरकार के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है। और इस टेक्नोलॉजी का जो दिल है वो है स्टैंडर्ड इंटरफेस डॉकिंग एंड रिफ्यूलिंग पोर्ट। ये सिस्टम दोस्तों किसी भी सर्विसिंग सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट से ऑटोमेटिक डॉक करने और सुरक्षित तरीके से फ्यूल ट्रांसफर करने की क्षमता देता है। इस प्रोसेस में सर्विसिंग मॉड्यूल लाइडार, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से टारगेट सैटेलाइट के पास पहुंचता है, फिर सॉफ्ट कैप्चर के बाद लॉक होकर फ्यूल ट्रांसफर किया जाता है। और इसके कई बड़े फायदे मिलेंगे दोस्तों आगे। इससे सैटेलाइट की लाइफ कई सालों तक बढ़ाई जा सकती है और नया सैटेलाइट लॉन्च करने का भारी खर्चा भी बच सकता है। और ये टेक्नोलॉजी में अगर सफलता मिलती है तो भारत न सिर्फ स्पेस में सैटेलाइट सर्विसिंग की नई इंडस्ट्री शुरू कर सकता है, बल्कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भी अपनी मजबूत जगह बना सकता है। तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।